एक दिन की बात है। सुबह सुबह शाही दरबार में हलचल मच गई। एक अमीर व्यापारी जिसका नाम रामदास था, तेजी से भागता हुआ अकबर के दरबार में आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी तिजोरी चोरी हो गई। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने चौंककर पूछा, कब हुआ यह? रामदास ने कहा, कल रात जब मैं अपने घर में सो रहा था। सुबह उठते ही मैंने देखा कि मेरी तिजोरी गायब है। उसमें सोने की मुद्राएं, जवाहरात और दस्तावेज थे। अकबर ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया, पर जब पूछताछ से कोई खास सुराग नहीं मिला तो उन्होंने बीरबल को बुलवाया। पहला पड़ाव, बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने रामदास से पूछा, तुम्हें किस पर शक है? रामदास ने कुछ नाम गिनाए, एक नौकर, एक पड़ोसी और एक पुराना साझेदार। बीरबल ने उन सबको दरबार में बुलवा लिया। आरोपियों को देखकर बीरबल मुस्कराया और बोला, हम चोरी का पता लगाने के लिए एक बहुत पुराना लेकिन असरदार तरीका अपनाएंगे। वह महल के पीछे के बगीचे में गया और लौटकर एक एक लकड़ी की छड़ी सबको थमा दी। ये हैं सच की छड़ियां, बीरबल बोला। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। सुबह दरबार में सब अपनी छड़ी लेकर आए। लोग हक्के बक्के रह गए। सबने छड़ियां ले लीं और घर चले गए। दूसरा पड़ाव, चोर की नींद उड़ गई। चोरी करने वाला व्यक्ति डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वह घबराहट में आ गया और यह सोचकर कि अगर वह छड़ी थोड़ी काट लेगा तो सुबह तक बढ़ने के बाद भी उसकी असली लंबाई रह जाएगी, उसने अपनी छड़ी का थोड़ा हिस्सा काट दिया। उसे यह नहीं मालूम था कि बीरबल की चाल इसी पर टिकी थी। तीसरा पड़ाव, बीरबल का खुलासा। अगली सुबह सब दरबार में अपनी छड़ियों के साथ हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां मंगवाईं और सावधानी से नापीं। फिर वह मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, चोर सामने खड़ा है। यह रहा उसका नाम, गोपाल, रामदास का पुराना साझेदार। कैसे? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी छड़ियां जादुई नहीं थीं। मैंने सबको बराबर लंबाई की छड़ी दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी। असल में जो व्यक्ति चोर होगा वह डर से खुद ही अपनी छड़ी काट देगा। और देखिए, गोपाल की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी है। यानी उसी ने इसे काटा, यानी वही चोर है। सब दरबारी दंग रह गए। चौथा पड़ाव, गोपाल की चालाकी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। गोपाल ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, हाँ, मैंने चोरी की। लेकिन वजह पूछिए। अकबर ने इशारा किया, बोलो। गोपाल ने कहा, मैंने रामदास को धोखा नहीं दिया। असली धोखा उसने मुझे दिया। हम साझेदार थे, लेकिन व्यापार में घाटा होते ही वह सारा मुनाफा खुद ले गया और मुझे कर्जदार बना दिया। जब मैंने अपना हिस्सा मांगा उसने मुझे दर दर भटकाया। बीरबल ने रामदास की ओर देखा। वह चुप था। बीरबल ने कहा, यह मामला अब केवल चोरी का नहीं रहा, बल्कि विश्वासघात का भी है। पांचवा पड़ाव, न्याय का तराजू। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया कि वह मामले की पूरी जांच करवाना चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। 2 दिन तक बीरबल ने व्यापारी के दस्तावेजों और गोपाल के दावों की जांच की, गवाहों से बात की। अंततः एक सच्चाई सामने आई, रामदास ने वाकई में व्यापार का मुनाफा हड़प लिया था। बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, गोपाल ने जो किया वह गैरकानूनी था, लेकिन जिस परिस्थिति में वह था उसकी भावनाएं समझी जा सकती हैं।
मैं सुझाव देता हूं कि चोरी के धन में से आधा हिस्सा उसे दिया जाए और आधा शाही खजाने में जमा किया जाए। रामदास को धोखा देने के लिए जुर्माना भरना होगा। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दे दिया। समाप्ति। न्याय और चतुराई। दरबार में फिर से सबने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी एक छोटी सी छड़ी ने बड़ी सच्चाई खोल दी। बीरबल मुस्कराया, जहां सच्चाई छिपी हो वहां चतुराई को गहराई से काम लेना पड़ता है। डर हमेशा वही महसूस करता है जिसने गलती की हो। सत्य और बुद्धि साथ हो तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। न्याय केवल कानून से नहीं, समझ से भी किया जाता है। मुगल सम्राट अकबर अपने समय के सबसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासकों में से एक थे। परंतु वे सिर्फ महलों में बैठकर हुक्म नहीं चलाते थे, उन्हें अपनी प्रजा से सीधा संवाद करना पसंद था। कई बार वे वेश बदलकर जनता के बीच जाते थे ताकि जान सकें कि लोग उनके शासन से संतुष्ट हैं या नहीं। एक बार अकबर के मन में आया कि उन्हें अपनी राजधानी आगरा के बाहर बसे गांवों में जाकर देखना चाहिए कि वहां के लोग कैसे रहते हैं और क्या वे दरबार तक अपनी समस्याएं पहुंचा पा रहे हैं। पहला भाग, योजना। अकबर ने रात को बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, मैं सोच रहा हूं कि हम एक रात वेश बदलकर राजधानी से बाहर किसी गांव में जाएं, बिना किसी को बताए। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, यह बहुत अच्छा विचार है। लेकिन आप जानते हैं कि वेश बदलकर भी आपकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। आपको अच्छे भेष और बोलचाल की शैली भी बदलनी होगी। अकबर हंस पड़े, इसलिए तो तुम्हें साथ ले जा रहा हूं। बीरबल ने योजना बनाई। वे दोनों किसान का वेश पहनेंगे, चेहरे पर थोड़ी कालिख मलेंगे, अकबर को थोड़ी दाढ़ी चिपकाई जाएगी और पुराने कपड़े पहनाए जाएंगे। दूसरा भाग, गांव की ओर यात्रा। अगले दिन रात के समय दोनों चुपचाप महल के पीछे के रास्ते से निकले और दक्षिण दिशा में एक गांव की ओर चल पड़े। उसका नाम था नागरपुर। यह गांव दरबार से थोड़ा दूर था और कहा जाता था कि वहां के जमींदार गरीबों को बहुत सताते हैं। रास्ते में दोनों किसानों की तरह बात करते हुए चलते रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता इस तरह निकलते हुए? बीरबल मुस्कराया, जहां इंसाफ और सच्चाई हो वहां डर कैसा? अकबर सोच में पड़ गए। तीसरा भाग, नागरपुर गांव में प्रवेश। गांव के पास पहुंचते पहुंचते रात गहरा गई थी। उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ किसान आग जलाकर बैठे थे। दोनों वहीं जा पहुंचे। राम राम भैया, बीरबल बोला। किसानों ने पूछा, कहां से आए हो और इस रात को क्यों भटक रहे हो? बीरबल ने झूठ मूठ कहा, हम परदेसी हैं, काम की तलाश में निकले हैं। गांव के चौधरी से मिलने आए हैं, पर अब रात हो गई। किसानों ने थोड़ी दया दिखाई और खाने के लिए सूखी रोटी और गुड़ दिया। एक किसान ने धीरे से कहा, अगर चौधरी से मिलने का सोच रहे हो तो संभल के रहना। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों भैया, क्या वह अच्छा आदमी नहीं है? किसान ने गहरी सांस ली, अच्छा होता तो गांव वालों की जमीनें ना हड़पता। कर वसूल कर लेता है, लेकिन कुछ भी विकास के नाम पर नहीं करता। शिकायत करने गए तो पटवारी और कोतवाल भी उसके ही लोग हैं। अब अकबर को समझ में आया कि असली दर्द कहाँ है। चौथा भाग, चौधरी से सामना। अगले दिन सुबह दोनों चौधरी के हवेली पहुंचे। वे खुद को मजदूर बता रहे थे। चौधरी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम चाहिए, खेत में गड्ढे खोदो। अकबर और बीरबल ने दिन भर खेत में मजदूरी की। वहां और मजदूरों से उन्हें और बातें मालूम हुईं। चौधरी किसानों से वसूली करता है,
सरकारी योजनाओं का पैसा खा जाता है, गरीबों की बेटियों से गलत व्यवहार करता है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह मामला बड़ा संगीन है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अकबर की आंखों में गुस्सा आ गया। 5वां भाग, असली चेहरों का पर्दाफाश। तीसरे दिन अकबर और बीरबल गांव के मंदिर के पास जाकर खड़े हो गए और कुछ मजदूरों और गांव वालों को बुलाकर बोले, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आवाज दिल्ली तक जा सकती है। क्या तुम अपने हक के लिए खड़े हो सकते हो? लोग चौंके। तब तक कुछ को शक हो गया था कि ये दोनों कोई साधारण किसान नहीं हैं। अकबर ने वहीं अपनी दाढ़ी हटाई और बोला, मैं हूं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तुम्हारा सम्राट, और आज मैं खुद तुम्हारा दोहक सुनने आया हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर लोग घुटनों के बल बैठ गए। कुछ की आंखों में आंसू थे। छठा भाग, दरबार में न्याय। अकबर ने गांव से सबूत इकट्ठे किए, गांव वालों के बयान लिखवाए और चौधरी को वहीं बंदी बना लिया। 3 दिन बाद उसे दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके वेश में जाने का यही फायदा है, सच्चाई बिना झूठ की परत के दिखती है। अकबर ने कठोर स्वर में आदेश दिया, नागरपुर के चौधरी की सारी संपत्ति जब्त की जाती है। उसकी जमीनें उन किसानों में बांटी जाएंगी जिनसे उसने छल किया। पटवारी और कोतवाल को भी बर्खास्त कर न्यायिक जांच होगी। गांव वालों की आंखों में चमक लौट आई। 7वां भाग, परिणाम और शिक्षा। अकबर ने राजधानी लौटकर पूरे राज्य में एक आदेश निकाला। हर महीने एक अधिकारी वेश बदलकर गांवों का दौरा करेगा और रिपोर्ट सीधे सम्राट को देगा। अब अन्याय करने वालों को डर रहेगा कि कहीं अगला किसान खुद सम्राट न हो। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, आज आप सिर्फ सम्राट नहीं, जनता के सच्चे प्रहरी बन गए हैं। कहानी का सार। जब राजा खुद जनता का दर्द समझे, तभी सच्चा शासन होता है। वेश बदलने से सच्चाई की परख होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की संवेदनशीलता ने मिलकर न्याय की मिसाल कायम की। एक सच्चा नेता वही है जो जनता के बीच जाकर उनका दुहक समझे। 2 न्याय का रास्ता कठिन हो सकता है, पर उसमें सच्चाई की रोशनी होती है। 3 वेशभूषा से नहीं, कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की धरोहर हैं। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन के गंभीर सबक भी देती हैं। आज की यह कहानी बीरबल की 5 शर्तें, बीरबल की सूझबूझ, आत्मसम्मान और बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल की लोकप्रियता से दरबार के कुछ सदस्य ईर्ष्या करने लगे थे और उन्होंने उसे नीचा दिखाने की साजिश रची। प्रथम भाग, दरबार की जलन। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और अकबर के प्रति विश्वास ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। लेकिन दरबार के कुछ पुराने मंत्री, विशेषकर वजीर अब्दुल रहमान को यह बात खटक रही थी। हम वर्षों से दरबार में हैं, लेकिन बीरबल एक आम आदमी से आकर सबसे ऊपर बैठ गया, अब्दुल रहमान ने एक दिन कहा। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल के बिना भी दरबार चल सकता है। यह देखना उचित होगा कि क्या वह आपके बिना निर्णय ले सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल के बिना दरबार अधूरा लगता है, लेकिन ठीक है, परीक्षा लेनी चाहिए। द्वितीय भाग, बीरबल को दरबार से बाहर करना। अब्दुल रहमान की योजना के तहत बीरबल पर दरबार में पक्षपात और अनुचित सलाह देने का आरोप लगाया गया। हालांकि अकबर को भरोसा था कि यह सब झूठ है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया के तहत उन्होंने बीरबल को 1 महीने के लिए दरबार से अलग रहने को कहा।
बीरबल ने बिना कोई प्रतिवाद किए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी 5 शर्तें माननी होंगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या? बीरबल मुस्कराया और बोला, बीरबल की 5 शर्तें। 1, मैं स्वयं दरबार छोड़ूंगा, लेकिन मेरी जगह मेरा प्रतिनिधि हर दिन दरबार में आएगा। 2, उस प्रतिनिधि के सवालों का जवाब हर दरबारी को देना होगा, जैसे वे मुझे देते थे। 3, अगर वह किसी बात पर चुप रहे तो उसे अपमान न माना जाए। 4, प्रतिनिधि की हर बात को गंभीरता से सुना जाएगा। 5, 1 माह बाद उसे दरबार में सार्वजनिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। अकबर ने सोचकर शर्तें स्वीकार कर लीं। तृतीय भाग, चुप्पी का प्रतिनिधि। अगले दिन बीरबल ने दरबार में अपने प्रतिनिधि को भेजा, एक गधा। सारा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। लेकिन बीरबल की शर्तों के अनुसार उन्हें उस प्रतिनिधि की उपस्थिति को स्वीकार करना था। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो बीरबल का प्रतिनिधि दरबार में बैठा है, अब हम क्या करें? बीरबल का गधा चुपचाप बैठा रहा। अब मजा शुरू हुआ। चतुर्थ भाग, दरबारियों की परीक्षा। हर दिन दरबारियों को गधे के सामने अपनी राय देनी पड़ती और गधा कोई जवाब नहीं देता। सेनापति ने गधे से युद्ध नीति पर राय मांगी, चुप्पी। वित्त मंत्री ने राजकोष पर सलाह मांगी, चुप्पी। अब्दुल रहमान ने कानून पर चर्चा करनी चाहिए, चुप्पी। कुछ दिनों में दरबार की गति धीमी हो गई। फैसले नहीं हो पा रहे थे और दरबारियों को अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा। एक दिन अकबर ने कहा, यह गधा दरबार में क्या कर रहा है? तब बीरबल के सबसे करीबी सेवक ने कहा, हुजूर, यह तो बीरबल का ही प्रतिनिधि है और उसकी चुप्पी कई बार दरबारियों की बातों से ज्यादा समझदार लगती है। पंचम भाग, बीरबल की वापसी। 1 महीने बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी 5 शर्तें आपने पूरी की। अब मुझे बताइए, दरबार की हालत कैसी रही? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा भी कई मामलों में दरबारियों से बेहतर निकला। कम से कम वह बेवकूफी की राय नहीं देता। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने वह गधा इसलिए भेजा ताकि दरबार को एहसास हो कि सलाह देने के लिए केवल बोलना काफी नहीं, सोच, विवेक और जिम्मेदारी भी चाहिए। हर कोई बोल सकता है, पर सही दिशा में सोचकर बोलना ही बीरबल होना है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी 5 शर्तों ने मेरी आंखें खोल दी। सच्ची बुद्धिमत्ता न दिखाई देती है, न मापी जा सकती है, लेकिन उसके बिना दरबार अंधा होता है। अंतिम भाग, शिक्षा और सम्मान। इसके बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। अब्दुल रहमान और अन्य विरोधी चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल केवल चतुर नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी सबसे ऊपर है। अकबर ने एक नई परंपरा शुरू की, बीरबल सम्मान दिवस, जिसमें हर साल सबसे बुद्धिमान, नीतिवान दरबारी को सम्मानित किया जाता। और वह गधा, उसे दरबार का मौन सलाहकार घोषित किया गया, एक प्रतीक के रूप में, यह याद दिलाने के लिए कि चुप रहना भी कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है। शिक्षा, मोरल। 1, बुद्धिमत्ता केवल बोलने में नहीं, सही समय पर चुप रहने में भी होती है। 2, विरोध और ईर्ष्या से सत्य नहीं दबाया जा सकता। 3, जो व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ परीक्षा देता है, वही असली विजेता होता है। 4, हास्य का उपयोग भी गहरी शिक्षा देने के लिए किया जा सकता है। 5, सच्ची प्रतिष्ठा को कोई पद नहीं, बल्कि आचरण बनाता है। दिल्ली के लाल किले में सुबह का समय था। शाही बाग में हल्का गुलाबी सूरज झांक रहा था। पर इस सुबह कुछ अलग था।
बादशाह अकबर गहराई से सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने हुक्म दिया, बीरबल को बुलाया जाए। कुछ ही समय बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। जहां पनाह, सब खैरियत? अकबर बोले, बीरबल, मैं रात भर सो नहीं सका। मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा है, ऐसा सवाल जिसकी कोई एक जवाब नहीं, बल्कि शायद 100 जवाब हो सकते हैं। बीरबल मुस्कराए, अगर सवाल इतना अद्भुत है तो उत्तर भी उतने ही रोचक होंगे। तो सुनो, अकबर बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पूरा दरबार सन्न हो गया। कई दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू किया, लालच, क्रोध, अहंकार। अकबर ने सबको चुप कराते हुए कहा, नहीं, मुझे उत्तर नहीं चाहिए अभी। मैं चाहता हूं कि बीरबल इस सवाल के 100 उत्तर लेकर दरबार में आए, और वो भी ऐसे जो अलग अलग दृष्टिकोण से सही साबित हो सकें। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ एक सवाल, लेकिन 100 जवाब। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, पर मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। अकबर ने तुरंत हामी भरी, तुम्हें 10 दिन मिलते हैं। भाग 2, तैयारी की शुरुआत। बीरबल ने जैसे ही किले से बाहर कदम रखा, उनके दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहराई को छूता है। बीरबल ने निर्णय लिया कि वह केवल किताबों या विद्वानों से उत्तर नहीं ढूंढेंगे। वह आम जन, साधु संत, सैनिक, किसान, व्यापारी, बच्चों और यहाँ तक कि अपराधियों से भी बात करेंगे। वे चाहते थे कि हर जवाब वास्तविक जीवन की झलक दे, सिर्फ दर्शन नहीं, अनुभव भी। भाग 3, गांव का बुद्धू और पहला उत्तर। बीरबल सबसे पहले पास के गांव मोतीपुर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा ताश के पत्ते उलट पलट कर रहा था। उसके कपड़े फटे थे, पर आंखों में चमक थी। बीरबल ने पूछा, बाबा, आपके अनुसार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बूढ़ा हंस पड़ा। बोला, बेटा, इंसान खुद को ज्यादा समझदार समझता है, अहम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बीरबल ने सिर झुकाया और पहला उत्तर अपनी डायरी में लिखा। 1, अहंकार। जब इंसान खुद को दूसरों से बड़ा समझे, तब उसका पतन शुरू होता है। भाग 4, साधु का मौन और दूसरा उत्तर। आगे बीरबल एक जंगल के किनारे पहुंचे, जहां एक शांत तपस्वी धूनी रमाए बैठा था। बीरबल ने विनम्र होकर प्रश्न पूछा। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इंसान को शांति चाहिए, लेकिन वह संसार से चीजें इकट्ठी करता है, धन, पद, मान, और फिर बेचैन हो जाता है। उसकी कमजोरी है अतृप्ति। बीरबल ने दूसरा उत्तर लिखा। 2, अतृप्त लालसा। जब इच्छाएं अनंत हों, तो जीवन में शांति नहीं रहती। भाग 5, सैनिक की तलवार और तीसरा उत्तर। राजधानी लौटते समय बीरबल एक थके हुए सैनिक से मिले, जो युद्ध में घायल होकर रुक गया था। सैनिक बोला, मैंने बहुतों को तलवार से मारा, लेकिन सबसे ज्यादा घाव दिए इंसान को उसकी क्रोध ने। क्रोध में आंखें बंद हो जाती हैं। तीसरा उत्तर दर्ज हुआ। 3, क्रोध। जो व्यक्ति गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, वह अपने ही विनाश की ओर चलता है। भाग 6, व्यापारी का नुकसान और चौथा उत्तर। बीरबल ने एक प्रसिद्ध व्यापारी से भी पूछा, जिसने हाल ही में बड़ा नुकसान झेला था। व्यापारी ने आंखें झुकाकर कहा, मैंने सोचा था बाजार कभी नहीं गिरेगा। मेरी कमजोरी थी भ्रमित विश्वास। बीरबल ने लिखा। 4, भ्रम या अंधविश्वास। जब व्यक्ति यथार्थ नहीं देखता, तब नुकसान निश्चित होता है।
भाग 7 एक बालक का मासूम उत्तर। अंत में बीरबल एक स्कूल में गए। वहां उन्होंने एक छोटे बालक से वही सवाल पूछा। बच्चा बोला, जब मेरी माँ मुझसे दूर होती है तो मैं रोता हूँ। मुझे लगता है मैं अकेला हूँ। शायद अकेलापन कमजोरी है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने लिखा, 5 अकेलापन जब व्यक्ति को भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वह खुद को खो देता है। भाग 8 बीरबल का चिंतन और नए प्रश्न। 5 उत्तर मिल चुके थे, पर बीरबल जानते थे कि असली परीक्षा तो तब होगी जब वे 100 उत्तरों के साथ जाएंगे और हर उत्तर को न्यायसंगत रूप से प्रमाणित करना होगा। उनके मन में एक और विचार आया, क्या कोई उत्तर ऐसा हो सकता है जो मजाक में हो पर सच्चाई दिखाए? क्या कोई उत्तर हास्य में हो, कोई दर्शन में, कोई अपराध में? यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। बीरबल की यात्रा अब सिर्फ सवाल के जवाब तक सीमित नहीं थी, वह बन गई थी मानव स्वभाव की यात्रा। इस तरह कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में आप पढ़ेंगे कैसे बीरबल दरबारियों से अलग अलग दृष्टिकोण से उत्तर एकत्र करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से कैसे वे सत्य को पहचानते हैं। और अंत में जब वे 100 जवाब लेकर दरबार में आते हैं तो क्या होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को एक प्रश्न दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और मांग रखी कि बीरबल इसके 100 सही और अलग अलग उत्तर लाकर दरबार में प्रस्तुत करे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अलग अलग लोगों से उत्तर जुटाने की यात्रा पर निकल पड़े। पहले भाग में उन्होंने 5 उत्तर इकट्ठे किए, अहंकार, अतृप्ति, क्रोध, अंधविश्वास और अकेलापन। अब इस भाग में वह आगे बढ़ते हैं, उत्तरों की संख्या बढ़ती है और उसके साथ मानव मन की जटिलता भी। उत्तर 6 से 10 समाज से संवाद। 6 ईर्ष्या। बीरबल एक महिला से मिले जिसने अपनी पड़ोसी से तुलना करते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है, पर जब वह सोने की चूड़ी पहनती है तो मेरा मन जल जाता है। बीरबल ने लिखा, ईर्ष्या दूसरों की खुशी देखकर जब अपनी कम लगती है तब दुख शुरू होता है। 7 डर। एक चोर जेल में बीरबल को मिला। उसने कहा, मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मुझे भूख से मरने का डर था। भय मनुष्य की सबसे बड़ी मानसिक बेड़िया, निर्णय को नष्ट कर देती है। 8 आलस्य। एक किसान की बेटी बोली, मेरे पिता कहते हैं मैं पढ़ूं, लेकिन मैं हर काम कल पर टाल देती हूँ। आलस्य जो आज नहीं करता वह कल भी नहीं कर पाता। 9 मोह अटैचमेंट। एक मां ने कहा, मेरा बेटा मुझे मारता है पर मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मां का मोह है। मोह जब भावनाएं विवेक से बड़ी हो जाएं। 10 आदतें हैबिट्स। एक वृद्ध ने बताया, मैं जानता हूं कि तंबाकू सेहत के लिए बुरा है, पर नहीं छोड़ सकता। बुरी आदत मनुष्य को सबसे चुपचाप मारने वाला रोग। उत्तर 11 से 20 सत्ता, स्वार्थ और सत्य। 11 स्वार्थ। हर रिश्ता तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसमें खुद का फायदा हो। स्वार्थ जो प्रेम को सौदे में बदल देता है। 12 सत्ता का नशा। एक जमींदार ने कहा, मैं लोगों को दंड इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है। सत्ता का नशा जब व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगे। 13 अनदेखी इग्नोरेंस। एक सेवक ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि जो काम मैं करता हूं उसका समाज पर क्या असर है। अज्ञान जो जीवन की दिशा को ही बदल देता है। 14
छल डिसेप्शन। एक व्यापारी ने कबूल किया, मैंने ग्राहक को नकली चीज असली बताकर बेची क्योंकि मुझे मुनाफा चाहिए था। छल जब लाभ सत्य से बड़ा हो जाए। 15 असुरक्षा इनसिक्योरिटी। एक सैनिक ने कहा, मुझे डर है कि कल मुझे दरबार से निकाल दिया जाएगा। असुरक्षा जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। 16 जुबान की कमजोरी। बीरबल एक ऐसे आदमी से मिले जो दूसरों को गालियां देता था। गुस्से में मेरा मुंह खुद नहीं रुकता। जुबान की कमजोरी एक शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है। 17 भूत का पछतावा। एक औरत ने कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कर दी। आज पछताती हूं। पछतावा अतीत की बेड़ियां वर्तमान को जकड़ लेती हैं। 18 भविष्य की चिंता। एक विद्वान ने कहा, मैं हमेशा सोचता हूं कि कल क्या होगा। भविष्य की चिंता जो आज को बर्बाद कर देती है। 19 शंका सस्पिशन। एक आदमी ने कहा, मैं अपनी पत्नी पर हमेशा शक करता हूं, भले ही उसने कुछ गलत न किया हो। शंका विश्वास की हत्या का पहला हथियार। 20 अभिमान। एक कवि ने कहा, मेरे जैसा कवि कोई नहीं। किसी की तारीफ सुनना बर्दाश्त नहीं होता। अभिमान ज्ञान का शत्रु। उत्तर 21 से 30 मन के आईने में। 21 जरूरत से ज्यादा बोलना। एक बुढ़िया बोली, मैं सबको सलाह देती रहती हूं, कोई माने या न माने। बिना मांगे सलाह चुप रहना भी बुद्धिमत्ता है। 22 तुलना। एक बच्चा बोला, माँ कहती है मैं पड़ोसी के लड़के जैसा क्यों नहीं बनता। तुलना हर व्यक्ति को उसकी विशेषता से देखो, न कि दूसरों से। 23 अधूरी जानकारी। एक व्यापारी ने अफवाह के आधार पर व्यापार बदल दिया और घाटा खाया। अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक निर्णय अधूरे ज्ञान पर होते हैं। 24 दिखावा। एक रईस ने कहा, मैंने शादी में हजारों खर्च किए सिर्फ समाज के दिखावे के लिए। दिखावा जो गरीबी को स्वर्ण पात्र में छुपाता है। 25 मौन अपराध बायस्टैंडिंग। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे पता था कि मेरे पड़ोसी पर जुल्म हो रहा है, पर मैंने चुप्पी साध ली। मौन अपराध अन्याय पर चुप रहना, अन्याय करने जैसा ही है। 26 नशा। एक शराबी बोला, शुरुआत स्वाद के लिए की थी, अब छोड़ नहीं सकता। नशा धीरे धीरे शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी मार देता है। 27 जल्दबाजी। एक कोतवाल ने कहा, मैंने बिना पूरी बात सुने एक आदमी को जेल में डाल दिया। जल्दबाजी बिना सच्चाई के निर्णय अन्याय की जड़ हैं। 28 ठहराव का डर। एक विद्वान ने कहा, मैं नई बातें नहीं सीखता क्योंकि मुझे लगता है अब जरूरत नहीं। ठहराव सीखना रुक जाए तो मनुष्य पीछे रह जाता है। 29 लोभ। एक सेठ ने कहा, मैंने जरूरत से ज्यादा जमीन खरीद ली, अब खेती नहीं संभाल पा रहा। लोभ जरूरत से ज्यादा और फिर शांति से कम। 30 न्याय का डर। एक दरबारी ने बीरबल से कहा, मैंने सच नहीं बोला क्योंकि मुझे सजा का डर था। न्याय से डर। जब सच बोलने की हिम्मत न रहे तो समाज पिछड़ जाता है। अगला क्या? अब बीरबल के पास 30 उत्तर हो चुके हैं, लेकिन चुनौती अभी अधूरी है, उन्हें 70 उत्तर और लाने हैं।
इसके लिए वे महल की रानियों से, जेल के कैदियों से, बच्चों, युवाओं, बूढ़ों, कलाकारों, यतीमों और यहां तक कि जानवरों के व्यवहार से भी प्रेरणा लेंगे। बीरबल को अकबर द्वारा एक चुनौती दी गई थी। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसके 100 अलग और न्यायसंगत उत्तर प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई थी। अब तक बीरबल ने समाज के हर वर्ग से बात कर 30 गहरे, सोचने लायक उत्तर एकत्र कर लिए थे। अब वे नए दृष्टिकोणों और विशेष संदर्भों के आधार पर और उत्तर एकत्र करने निकल पड़े। इस बार कुछ अनोखे, कुछ भावनात्मक और कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित। उत्तर 31 से 40, संबंध, संस्कार और समाज। 31, प्रेम में असंतुलन। एक नवविवाहित महिला ने कहा, मैं अपने पति से बेहद प्रेम करती हूं, पर वह मेरी भावनाओं को नहीं समझते। जब प्रेम एक तरफा हो तो संबंध टूटते नहीं, घुटते हैं। 32, वादा निभाने में असफलता। एक बच्चा बोला, पिता ने कहा था मुझे मेले में ले जाएंगे, लेकिन नहीं गए। छोटे वादे बड़े विश्वास को तोड़ देते हैं। 33, समय की अवहेलना। एक पुजारी ने कहा, लोग पूजा के लिए समय निकालते हैं, पर अपनों के लिए नहीं। जो समय की कदर नहीं करता, उसे समय छोड़ देता है। 34, माफ न कर पाना। एक वृद्धा बोली, पिछले 20 साल से मैं अपने भाई को माफ नहीं कर सकी। क्षमा न कर पाना स्वयं को कैद में रखने जैसा है। 35, सहानुभूति की कमी। एक अनाथ बालक बोला, लोग मुझ पर तरस खाते हैं, पर कोई साथ नहीं निभाता। सहानुभूति बिना करुणा सिर्फ शब्दों का दिखावा है। 36, सुनना नहीं, सिर्फ बोलना। एक रानी ने स्वीकारा, मैं सबको आदेश देती हूं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनती। जब संवाद एक तरफा हो तो सच्चाई दब जाती है। 37, सामाजिक दबाव। एक युवा लड़की ने कहा, मैं पढ़ना चाहती थी, पर समाज कहता है शादी करो। सामाजिक दबाव सपनों का सबसे बड़ा हत्यारा। 38, आत्मसम्मान की कुर्बानी। एक सेविका ने कहा, मैं अपने मालिक के अपमान को सहती हूं क्योंकि नौकरी खोने का डर है। जब आत्मसम्मान को दबाना पड़े, तब व्यक्ति केवल शरीर से जीवित रहता है। 39, दूसरों को खुश करने की लत। एक कलाकार बोला, मैं अपनी कला से खुश नहीं, पर लोगों की वाहवाही के लिए करता हूं। जब सत्य से ज्यादा वाहवाही जरूरी हो जाए, तो आत्मा थकने लगती है। 40, पुराने घावों को पकड़ना। एक व्यक्ति ने बीरबल से कहा, 20 साल पहले एक आदमी ने मुझे अपमानित किया था, आज भी मैं उसे माफ नहीं कर पाया। जो बीता नहीं भूलते, वे आगे नहीं बढ़ते। उत्तर 41 से 50, अप्रत्याशित स्रोतों से उत्तर। अब बीरबल कुछ अनोखे स्रोतों से उत्तर खोजते हैं, अपराधी, कलाकार, पशुप्रेमी और स्वयंसेवकों से। 41, पशु क्रूरता। एक गोधूली समय में एक पशुप्रेमी युवती ने कहा, इंसान अपनी सत्ता दिखाने के लिए निर्दोष जानवरों पर अत्याचार करता है। जिसमें दया न हो, उसमें मनुष्यत्व नहीं। 42, कृतज्ञता की कमी। एक बूढ़ी नानी ने कहा, मेरे पोते पोती अब मुझसे मिलते नहीं, जिनके लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान किया। कृतज्ञता का अभाव जीवन की सबसे तीखी चोट है। 43, दिखावटी धर्म। एक साधु बोला, धार्मिकता आज आचरण नहीं,
वस्त्र और भाषा बन गई है। धर्म का दिखावा आत्मा की गरीबी को ढक नहीं सकता। 44 अपनों की उपेक्षा। एक कैदी बोला, गलती मैंने की, पर मेरी मां को समाज ने अपराधी जैसा ट्रीट किया। जब हम अपनों को उनके बुरे समय में छोड़ दें तो समाज ही विफल हो जाता है। 45 हास्य का अभाव। एक विदूषक ने कहा, लोग अब हंसना भूल गए हैं। जहां मुस्कान न हो वहां जीवन सूना है। 46 जिम्मेदारी से भागना। एक युवक बोला, मुझे विरासत में मिली जमीन नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। आजादी और जिम्मेदारी को समझना सबसे मुश्किल संतुलन है। 47 आत्मालोचना का अभाव। एक दरबारी ने कबूल किया, हम सब दूसरों की गलतियां देखते हैं, खुद की नहीं। आत्मालोचना का न होना विकास को रोक देता है। 48 आदर्शों से समझौता। एक शिक्षक ने कहा, मैं जानता हूं रिश्वत लेना गलत है, लेकिन मैंने समझौता किया। जब आदर्श बिक जाएं, तब शिक्षा की आत्मा मर जाती है। 49 विराम की कमी। एक मजदूर बोला, हमेशा काम करता हूं, लेकिन थकान अब दिल में उतर चुकी है। विराम न लेना जीवन को थका देना। 50 आत्मसंवाद का अभाव। बीरबल ने एक रात अकेले बैठकर स्वयं से प्रश्न किया, मैं क्यों यह सब कर रहा हूं? और उन्होंने उत्तर लिखा, जब मनुष्य खुद से बात करना छोड़ दे तब वह समाज में खो जाता है। अब तक बीरबल के पास हो चुके हैं 50 जवाब। ये उत्तर हैं जीवन से, दुहक से, अनुभव से, संघर्ष से, दोष से और आत्मचिंतन से प्राप्त। अब आगे क्या? भाग 4 में आप पढ़ेंगे बीरबल के कुछ हास्य, चुटीले लेकिन सत्यपूर्ण उत्तर, जानवरों के व्यवहार से मिले संकेत, महल की रानियों, फकीरों और बच्चों से मिली अभूतपूर्व बातें, और उत्तर 51 से 70 तक। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां केवल बुद्धिमत्ता के किस्से नहीं, बल्कि जीवन की गहराई तक उतरने वाली कथाएं हैं। यह कहानी बीरबल की खामोशी का मतलब एक ऐसी घटना को दर्शाती है जब बीरबल ने पूरे दरबार के सामने चुप्पी साध ली और अकबर समेत सभी दरबारी उलझन में पड़ गए। पर यह चुप्पी सिर्फ मौन नहीं थी, उसमें एक संदेश छिपा था, ऐसा संदेश जो शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली था। प्रारंभ दरबार में असामान्यता। दिल्ली का लाल किला, सुबह के 9 बजे। सूर्य अपनी रोशनी से संगमरमर की दीवारों को सुनहरा बना चुका था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दरबारियों की उपस्थिति थी, वजीर अब्दुल रहमान, सेनापति शेर खां, मीर सादिक, पंडित हरिदत्त, मलिक अमीन और सबसे महत्वपूर्ण बीरबल। पर आज कुछ अजीब था। बीरबल चुप थे। ना मुस्कान, ना सुझाव, ना चुटकी। उन्होंने बादशाह के 2 बार बुलाने पर भी केवल सिर झुकाया, कोई उत्तर नहीं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं या कोई चिंता है? बीरबल ने सिर्फ एक बार आंखें उठाईं, मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। यह खामोशी साधारण नहीं थी। यह बीरबल की खामोशी थी और इसमें कोई रहस्य जरूर छिपा था। दरबारियों की अफवाहें शुरू होती हैं। जैसे ही बीरबल दरबार से बाहर निकले, दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अब्दुल रहमान ने व्यंग्य किया, लगता है बीरबल की चतुराई खत्म हो गई है। मीर सादिक ने कहा, या शायद उनकी कोई चाल नाकाम हो गई है और अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। पंडित हरिदत्त ने चिंतित होकर कहा,
मुझे डर है कि बीरबल किसी मानसिक या भावनात्मक संकट में हैं। अकबर चुपचाप सब सुनते रहे, पर उनकी आंखों में हल्की सी चिंगारी थी। उन्हें मालूम था कि बीरबल की चुप्पी एक योजना है। दिन दूसरा, खामोशी जारी। अगले दिन फिर वही दृश्य। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। अकबर ने जानबूझकर उन्हें वार्तालाप में खींचने के लिए कहा, बीरबल, आज सुबह मैंने सपना देखा कि मैं गधे पर बैठकर चांद पर जा रहा हूं। बताओ इसका क्या अर्थ है? यह प्रश्न केवल चुटकी थी और आम दिनों में बीरबल तुरंत जवाब देते, कोई हास्यपूर्ण व्याख्या करते। पर आज सिर्फ मुस्कान और मौन। दरबारियों को अब यह खेल सा लगने लगा था। अकबर की बेचैनी बढ़ती है। तीसरे दिन अकबर ने बीरबल को अपने व्यक्तिगत कक्ष में बुलाया। कोई गवाह नहीं, कोई श्रोता नहीं, सिर्फ दो मित्र, एक सम्राट और एक बुद्धिमान सलाहकार। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? यह खामोशी कैसी सजा है? बीरबल ने सिर झुकाया और धीरे से पर्ची बढ़ाई। उस पर लिखा था, जहां शब्दों का आदर न हो वहां मौन अधिक प्रभावशाली होता है। अकबर चौंके। तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने दूसरी पर्ची दी। पिछले दरबार में मैंने 3 बार कुछ सुझाव दिए, सबने हंसी उड़ाई। मैंने एक मुद्दे पर चेतावनी दी, सबने उपेक्षा की। फिर मैंने सोचा, शायद अब चुप रहना बेहतर है। अकबर को याद आया कि पिछले हफ्ते एक भूमि विवाद पर बीरबल ने जमीन के बंटवारे की सलाह दी थी, जिसे दरबारियों ने अव्यवहारिक कहकर हटा दिया था। अकबर ने शर्मिंदा होकर बीरबल का हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हारी बातों को हमेशा गंभीरता से लिया है, लेकिन शायद मैं तुम्हें सभी के सामने पर्याप्त समर्थन नहीं दे पाया। बीरबल ने तब मुस्कराकर सिर हिलाया, अब भी शब्द नहीं, सिर्फ दृष्टि का संवाद। दरबार में वापसी और प्रश्न। चौथे दिन बीरबल ने फिर दरबार में चुपचाप प्रवेश किया। इस बार अकबर ने खुद सबके सामने कहा, मैं आज बीरबल से कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि तुम सबसे पूछता हूं, क्या किसी को समझ में आया कि बीरबल क्यों मौन हैं? दरबार में सन्नाटा। कुछ देर बाद पंडित हरिदत्त ने कहा, शायद वो किसी साधना में हैं? अब्दुल रहमान ने उपहास किया, या उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अकबर ने मुस्कराकर कहा, गलत, बीरबल की खामोशी एक आईना है। उसमें तुम्हारी मूर्खता और मेरी उदासीनता दोनों दिखती हैं। खुलती परतें, बीरबल का पत्र। अकबर ने दरबार में बीरबल से आग्रह किया कि वे मौन तोड़े। बीरबल ने जवाब में एक पत्र पढ़ा, वही पत्र जो उन्होंने रात को लिखा था। जब शब्द तर्क से टकराते हैं तब संवाद होता है, लेकिन जब तर्क उपहास से टकराता है तब चुप्पी जन्म लेती है। मैंने मौन इसलिए चुना क्योंकि शब्द अपमानित हो रहे थे। मैंने मौन इसलिए साधा क्योंकि तुम्हारी दरबारी बुद्धिमत्ता को शोर समझने लगे थे। मैंने मौन इसलिए चुना क्योंकि कभी कभी चुप्पी से ज्यादा तेज चीख कोई नहीं होती। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अंतिम दृश्य, मौन की शक्ति। अकबर ने खड़े होकर बीरबल को सम्मानपूर्वक अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी खामोशी ने हमें वह दिखाया जो शब्द नहीं दिखा सके। उस दिन से दरबार में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर हफ्ते एक दिन ऐसा होता जब सब चुप रहते थे और केवल लिखित संवाद होता था। इसे कहा गया मौन दिवस। इसने सभी दरबारियों को सिखाया कि चुप्पी में भी गहराई होती है और हर मौन में एक कहानी छिपी होती है। भाग 1 समाप्त। इसमें हमने कहानी की स्थापना की, बीरबल की चुप्पी के पीछे का कारण जाना और अकबर का आत्मबोध देखा।
क्या आप चाहेंगे कि मैं अब भाग 2? पिछले भाग का सारांश। बीरबल दरबार में 3 दिनों तक मौन रहे। दरबारियों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की यह खामोशी एक चेतावनी है, एक उत्तर उस अनदेखे अपमान का जो उनके सुझावों के साथ हुआ। अंततः बीरबल ने अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि उनका मौन दरबार की बढ़ती असंवेदनशीलता और अविवेकशीलता का आईना है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। दिन 5। खामोशी का असर। बीरबल ने अपने मौन के माध्यम से दरबारियों की सोच को झकझोर दिया था। अब हर कोई उनके बगैर अधूरा महसूस कर रहा था। वजीर अब्दुल रहमान, जो पहले ताना कसते थे, अब खुद अकबर से बोले, जहां पनाह, बीरबल की उपस्थिति दरबार की आत्मा है। मैं स्वीकार करता हूं, हमने उनके सुझावों को हल्के में लिया। अकबर ने जवाब में सिर हिलाया। बीरबल की बातों में न केवल बुद्धि थी, बल्कि एक संतुलन भी था। और जब वो चुप हैं, तो दरबार में असंतुलन दिखाई देता है। बीरबल का जीवन दरबार के बाहर। बीरबल अब दरबार तो जाते थे, पर सार्वजनिक चर्चाओं से दूर रहते थे। उन्होंने अपने समय को अब शहर की गलियों, गरीबों के बीच, बच्चों के साथ और समाज के अनदेखे कोनों में बिताना शुरू किया। एक घटना। एक दिन बीरबल चुपचाप एक बाल आश्रम गए। वहां उन्होंने देखा कि एक अनाथ बच्चा दूसरों को पढ़ा रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर सिर्फ एक कागज पर लिखा, तुम्हें कौन पढ़ाता है? बच्चा मुस्कराया और बोला, कोई नहीं, मैं चुपचाप दूसरों से सीखता हूं और फिर चुपचाप दूसरों को सिखा देता हूं। बीरबल ने फिर लिखा, चुप रहकर सीखना सबसे उच्च शिक्षा है। यह मुलाकात बीरबल के भीतर चल रहे मौन चिंतन को और मजबूती दे गई। दरबारियों की मानसिकता में परिवर्तन। बीरबल की अनुपस्थिति ने दरबारियों को मजबूर किया कि वे खुद ही निर्णय लेने की कोशिश करें। पर नतीजे भयावह निकले। एक जमींदार गरीब किसान भूमि विवाद में बिना तर्क के निर्णय हुआ और विद्रोह खड़ा हो गया। सेनापति शेर खां की जल्दबाजी में दी गई सैन्य सलाह से सीमा पर सैनिकों को नुकसान हुआ। वित्त विभाग की नीतियां बिगड़ गईं, जिससे व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। इन घटनाओं ने अकबर को मजबूर कर दिया कि वह बीरबल को वापस संवाद में लाने का प्रयास करें। राजसी आमंत्रण। एक प्रयोग। छठे दिन अकबर ने एक विशेष आयोजन रखा, एक मौन दरबार। इसमें सभी दरबारी, सेनापति, सलाहकार, यहां तक कि खुद अकबर भी बिना बोले निर्णय लेने वाले थे। सब कुछ केवल लेखन और संकेतों से होगा। बीरबल को भी आमंत्रित किया गया। वह आए, पर पहले की तरह चुपचाप। आयोजन शुरू हुआ। पहला विषय, राज्य की दक्षिण सीमा पर नया किला बनाया जाए या नहीं। सब दरबारी कागज पर अपने सुझाव लिखते रहे, पर इतने भ्रामक और विरोधाभासी उत्तर सामने आए कि अकबर को कुछ समझ नहीं आया। तभी बीरबल ने एक सादा पर्चा बढ़ाया। उस पर बस एक वाक्य था, जब निर्णय तर्क पर नहीं, अहंकार पर आधारित हो, तो मौन भी व्यर्थ होता है। अकबर चौंक उठे। पहली बार बीरबल ने चुप्पी तोड़ी, लेखन में ही सही, पर उसका प्रभाव झकझोर देने वाला था। सच्चाई का आईना। बीरबल ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने हर निर्णय के साथ एक नया पर्चा बढ़ाया। भूमि कर बढ़ाने के प्रस्ताव पर। जिन्होंने खेत नहीं देखे, वे खेतों की कीमत नहीं समझ सकते। सैनिक भर्ती पर। कागज पर सेना नहीं लड़ी जाती, वह भावना से लड़ती है। व्यापार नीति पर। जब नीति लाभ के बजाय न्याय पर हो, तब व्यापार फलता है। हर पर्चा मौन में लिखा गया, लेकिन उसके शब्द शोर से भी अधिक तेज थे। दरबार में फिर से हलचल। अब दरबार में फुसफुसाहट नहीं, गंभीर मौन था।
अकबर ने समझ लिया कि बीरबल की खामोशी किसी नाराजगी का संकेत नहीं थी, वह एक शिक्षा थी। उन्होंने घोषणा की, बीरबल की चुप्पी हमें बोलना सिखा रही है, पर सही बोलना, सोचकर बोलना। मौन उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत है। और जो व्यक्ति मौन में भी राज चला सकता है, वह असल में असली राजा है। अकबर और बीरबल के बीच पुनः संवाद। अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया। अब मैं समझ गया हूं, तुम्हारी खामोशी एक दर्पण थी। उसमें हमने अपना चेहरा देखा और अपनी गलतियां पहचानी। बीरबल मुस्कराए। अब उन्होंने पहली बार मुंह खोलकर कहा, जहां पनाह, जब संवाद केवल सुनने के लिए हो, समझने के लिए नहीं, तब चुप रहना ही बेहतर होता है। पर जब कोई राजा खुद से सवाल पूछता है, तब जवाब देना सम्मान होता है। अकबर ने भावुक होकर कहा, तो अब हम फिर से उस बीरबल को पाएंगे जो मजाक में शिक्षा देता था और बुद्धि में गहराई रखता था। बीरबल बोले, अगर दरबार सीखने को तैयार है, तो मैं फिर बोलने को तैयार हूं। फिर से मुस्कुराहट की वापसी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पुराने अंदाज में प्रवेश किया, मुस्कुराते हुए, आंखों में चतुराई और हाथ में सवालों की तलवार। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, हमने तो तुम्हारी चुप्पी में दर्शन देख लिया। अब डर है कि तुम्हारी जुबान फिर से हमारी परीक्षा न लेने लगे। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जुबान नहीं बदली, पर शायद अब आपके कान समझने के लिए तैयार हैं। पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। भाग 2 समाप्त। इस भाग में बीरबल की खामोशी ने केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे शासन की सोच बदल दी। मौन एक साधन बना, शोर के बीच सच्चाई को उजागर करने का। सम्राट अकबर और बीरबल की जोड़ी केवल इतिहास की नहीं, बल्कि लोक कथाओं की आत्मा है। बुद्धिमत्ता, हास्य और न्याय के प्रतीक बीरबल के किस्सों में हर उम्र के पाठक को कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में है, जो अपने आप को अदृश्य राजा कहता था और जिसकी मौजूदगी पूरे दरबार को असमंजस में डाल देती है। बीरबल को न केवल इस अदृश्य राजा का रहस्य सुलझाना था, बल्कि अकबर के सिंहासन की गरिमा भी बचानी थी। अध्याय 1, अजीब फरियाद। एक सुबह अकबर के दरबार में एक प्रहरी भागता हुआ आया। जहां पनाह, एक विशेष दूत आया है। कहता है, वह एक अदृश्य राज्य का प्रतिनिधि है और उनके राजा का संदेश लाया है। अकबर और दरबारियों के चेहरे पर पहले हंसी, फिर हैरानी और अंत में उत्सुकता तैरने लगी। अदृश्य राज्य? यह क्या कोई नई चाल है या कोई पागल? अकबर ने कहा, उसे दरबार में लाओ। कुछ क्षण बाद दरबार में एक लंबे चोगे में एक व्यक्ति आया। उसकी आंखों में तेज था, पर चाल धीमी थी। उसने सलाम किया और बोला, मैं गुप्तराज्य का दूत हूं। हमारे महाराज स्वयं अदृश्य हैं, वह किसी को दिखाई नहीं देते। वे चाहते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं उनके राज्य में चलकर उनसे मिलें। यह सुनकर दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या मजाक है ये? दूत ने उत्तर दिया, हमारा राज्य जमीन के नीचे है, जहां केवल आमंत्रित ही जा सकते हैं। और हमारे राजा की शक्तियां अलौकिक हैं। अध्याय 2, बीरबल की चुप्पी। बीरबल दरबार में मौन बैठे थे। सबको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या हमें इस अदृश्य राजा से मिलने जाना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मुझे इस कहानी में 3 चीजें अजीब लगती हैं। 1, अदृश्य राजा। 2, जमीन के नीचे का राज्य। 3, और केवल विशेष आमंत्रण से ही प्रवेश की अनुमति।
अकबर ने कहा, क्या तुम इस पर और जांच कर सकते हो? बीरबल बोले, निश्चित रूप से, पर मुझे एक दिन का समय चाहिए। अध्याय 3 बीरबल की तलाश। बीरबल ने उस दूत का पीछा करवाया। वह दरबार से निकलकर चुपचाप एक पुराने मंदिर की ओर गया। वहां से उसने एक गुप्त सुरंग में प्रवेश किया। बीरबल स्वयं वेश बदलकर उस सुरंग तक पहुंचे। नीचे उतरने पर उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य मिला, एक भूमिगत गांव जहां लोग छिपकर रहते थे। पर वहां कोई राजा नहीं था। वहां कुछ शातिर लोग थे जिन्होंने खुद को गुप्त राज्य का हिस्सा कहा और गरीबों को भ्रमित करके अपने लिए काम करवाते थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह पूरा अदृश्य राज्य एक धोखाधड़ी और सत्ता की लालसा पर टिका हुआ था। अध्याय 4 नकली राजा की योजना। बीरबल ने वहां रह रहे एक पूर्व सैनिक से पूछताछ की। उसने बताया, इस पूरे गुप्त राज्य का राजा असल में एक ठग है। नाम है शहजादा इमरान, जो कभी दक्षिण के विद्रोही सैनिकों का नेता था। वो कहता है, अगर हम खुद को अदृश्य घोषित कर दें तो लोग डरेंगे और सवाल नहीं पूछेंगे। बीरबल को अब योजना समझ आ चुकी थी। इमरान चाहता था कि अकबर उनके पास आए ताकि वो दरबार को गुलाम बना सके या अकबर को बंदी बनाकर अपनी शर्तें मनवा सके। अध्याय 5 बीरबल की रणनीति। बीरबल वापस लौटे और अकबर से बोले, जहांपनाह, आप इस राज्य के आमंत्रण को स्वीकार करें, पर शाही काफिले के साथ नहीं, अकेले जाएं, और मैं आपके साथ रहूंगा। पर मेरी एक शर्त है, हम भी अदृश्य होकर जाएंगे। अकबर मुस्कराए। मतलब? बीरबल ने समझाया, हम ऐसा वेश धारण करेंगे जिससे हम बिल्कुल सामान्य लगें और हमारी उपस्थिति किसी को भी राजसी न लगे। अगर वे सचमुच शक्तिशाली हैं तो हमारी पहचान तुरंत जान जाएंगे, और यदि नहीं तो साजिश सामने आ जाएगी। अध्याय 6 प्रवेश गुप्त राज्य में। 2 दिन बाद अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में सामान्य व्यापारी बनकर भूमिगत गुप्त राज्य में पहुंचे। दरबारी पहचान नहीं पाए और उन्हें एक सामान्य अतिथि की तरह ले जाया गया। वहां एक विशेष मंच पर एक व्यक्ति बैठा था। उसके सामने पर्दा था और वह आवाज में बोल रहा था, मैं अदृश्य राजा हूं। जो कोई भी मुझे चुनौती देगा वह मेरे शाप से नष्ट हो जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज, आप अदृश्य हैं तो क्या यह पर्दा डर का है या नकलीपन का? वहां सन्नाटा छा गया। क्या होगा आगे? क्या बीरबल पर्दे के पीछे बैठे इमरान को बेनकाब कर पाएंगे? क्या अकबर की पहचान उजागर हो जाएगी? क्या गुप्त राज्य का सच सबके सामने आएगा?